हेलो एवरीवन। सो अब हम पढ़ेंगे बोहर मॉडल ऑफ एटम। इससे पहले आपने ये पढ़ा होगा क्लास 9th के अंदर, और हो सकता है वहां पर आपका सीरियसनेस का लेवल इतना अच्छा ना हो, आपने थोड़ा ध्यान वहां पर कम दिया हो। सो हम क्या करेंगे, इसको बिल्कुल बेसिक से उठाएंगे और पीक तक लेकर चलेंगे जहां तक हमें समझने की जरूरत है। और एक एग्जाम्पल मैंने ऐसा लिया है जो आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा और अच्छे से इस कंसेप्ट को पूरी डिटेल के अंदर बताकर जाएगा। ना केवल आसान होगा, ऑब्वियसली पूरी डिटेल के अंदर मिलेगा, और वो है बेटा वॉल ऑफ डेप्थ। सो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम चलते हैं इस टॉपिक पर। बट आपने मुझे एक सजेशन इससे पहले देना है। अभी हम क्या कर रहे थे, कुछ दिन से ग्रीन बोर्ड हमने यूज किया था। वो तो क्या था बेटा कि हमारे पास कहीं ना कहीं इंक की प्रॉब्लम आ रही थी, इंक नहीं मिल पा रही थी, मार्केट बंद थी। लेकिन अब हमारे पास दोनों ऑप्शन है, व्हाइट बोर्ड का भी है और ग्रीन बोर्ड का भी है। तो आपने कमेंट करके मुझे जरूर बताना है कि दोनों में से कौन सा ऑप्शन बेटर है, बिकॉज जो ऑप्शन को ज्यादा कमेंट्स मिल रहे हैं ऑब्वियसली फिर मैं उसी मेथड से फिर कंटिन्यू करने वाला हूं। आई मीन टू से उसी बोर्ड पर मैं कंटिन्यू करने वाला हूं। तो चलते हैं बोहर मॉडल ऑफ एटम पर। सो सबसे पहली बात क्या है कि एटम क्या होता है बेटा, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है, इलेक्ट्रॉन्स के अराउंड रिवॉल्व करता है। ये बात तो किसने बता दी थी, ये बात तो रदरफोर्ड ने बता दी थी। तो बीच में क्या होता है बेटा, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस जो कि बहुत ज्यादा हैवी होता है, और इलेक्ट्रॉन क्या करता है, उसके अराउंड रिवॉल्व करता रहता है एक फिक्स्ड शेल के अंदर। तो जरा देखते हैं इनको। एटम हैविंग स्मॉल हैवी पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड इट। पहला पॉइंट हो गया यहाँ पर, ये इलेक्ट्रॉन तो क्या है बेटा, रिवॉल्व कर रहा है। और दूसरा पॉइंट क्या है, वो रिवॉल्व करता है एक फिक्स्ड ऑर्बिट के अंदर। इस फिक्स ऑर्बिट के अंदर रोटेट करता रहता है, राइट। जिसके अंदर ये रोटेट कर रहा है उसे क्या बोल देते हैं हम, एनर्जी लेवल या फिर स्टेशनरी ऑर्बिट। तो जरा इसको इसके पोस्टलेट की टर्म में पढ़कर देखते हैं। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन अ फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट विच हैव फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी। फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी है, यानी कि वो इसके अंदर ही घूमता रहेगा। ये नहीं कि इलेक्ट्रॉन कोई आवारा शराबी नहीं है तो यहाँ घूमते घूमते फिर अगले पे चला जाएगा। नहीं, वो एक फिक्स पाथ के अंदर घूमता रहेगा, राइट। अब ये बात समझ आ गई। और उसको क्या बोलते हैं हम, एनर्जी लेवल या फिर स्टेशनरी ऑर्बिट, दोनों में से कुछ भी बोल दो। अब देखो, जब ये घूम रहा होता है ना तो घूमते घूमते एनर्जी छोड़ेगा, ना एनर्जी को क्या करेगा बेटा, एब्जॉर्ब करेगा। मतलब जब ये रिवॉल्व करे जा रहा है, इसको एनर्जी की जरूरत नहीं है। इसको एनर्जी ना तो लेनी पड़ रही है ना ये देगा किसी को, क्योंकि एक फिक्स पाथ के अंदर क्या कर रहा है, घूम रहा है ये, राइट। तो हमें थर्ड पॉइंट भी क्लियर हो गया, इट नाइदर एमिट एनर्जी और एब्जॉर्ब एनर्जी विच इज कॉल्ड ग्राउंड स्टेट। तो ये 3 पॉइंट हमारे क्लियर हो चुके हैं, राइट। पहला पॉइंट क्या था कि वो बीच में क्या है बेटा, सेंटर में क्या है, न्यूक्लियस जो कि पॉजिटिवली चार्ज और हैवी है, इलेक्ट्रॉन्स के अराउंड क्या करता है, रिवॉल्व। दूसरा पॉइंट बताओ, दूसरा पॉइंट क्या है बेटा, वो एक सर्कुलर पाथ के अंदर रिवॉल्व करता है, जिसको क्या बोलते हैं बेटा हम, एनर्जी लेवल या फिर कह सकते हैं स्टेशनरी ऑर्बिट। तीसरा पॉइंट, वो रिवॉल्व करते हुए ना तो एनर्जी को एमिट करेगा ना क्या करेगा बेटा, एब्जॉर्ब करेगा। सो आप तीनों पॉइंट आपको समझ आ गए। अब मैं एक चलता हूं रदरफोर्ड वाली बात पर, ताकि आपको आपका ये नेक्स्ट पॉइंट समझा सको बहुत डिटेल के अंदर। सो एग्जांपल लेंगे हम यहाँ पर वॉल ऑफ डेथ का। आपने एक चीज देखी होगी बेटा कि जब मौत के कुएं के अंदर आपने देखा वॉल ऑफ डेथ, अगर आप कहीं पर सर्कस वगैरह या फिर कोई ऐसी जगह पे गए हो जहां मेला वगैरह लगा हो, तो वहां पर क्या होता है, मौत का कुआं बना होता है। यानी कि बेसिकली है क्या, ये बाइक चला रहे होते हैं, उसके अंदर वॉल के ऊपर अगर वो सावधानी ना रखे तो गिर भी सकते हैं। लेकिन हम बड़े हैरान होते हैं कई बार देख के कि वो घूमते गिरते क्यों नहीं है। कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा ऊपर तक जा रहे हैं एक वॉल पे, जहां वो मूव करते जा रहे हैं। एक्चुअल में उन्हें गिर भी जाना चाहिए था, तो वो गिरे क्यों नहीं, क्योंकि बेटा देखो, अगर कोई चीज ऊपर है, ग्रेविटी है नीचे, तो गिरना चाहिए उन्हें, राइट। गिर ही जाना चाहिए, तो गिरे क्यों नहीं। देखो उसका रीजन सिंपल सा है, और उस सिंपल रीजन को मैं बताता हूं क्या है। देखो वो क्या करते हैं, एक फिक्स एनर्जी से घूमते रहते हैं, और जो फिक्स एनर्जी से घूम रहे हैं उसे क्या बोल दिया मैंने, एंगुलर मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है बेटा, कि मास इंटू वेलोसिटी होता है, कि एक उनका कुछ ना कुछ मास तो है ही है, और कुछ ना कुछ वो स्पीड से घूम ही रहे हैं, तो घूम रहे हैं घूमते। और इसके अलावा मैंने बोला क्या चीज है, एंगुलर, कि एक एंगल पे वो घूमते जा रहे हैं। अब जो गिरने के लिए, अब देखो गिर तो जाते वो, लेकिन हुआ क्या, जो एंगुलर मोमेंटम है वो उनको गिरने नहीं दे रहा। उसने क्या कर लिया बेटा, उनको बैलेंस करके रखा हुआ है, इसलिए वो गिर नहीं पा रहे। अब सोचो एक कंडीशन, अगर वो अपनी स्पीड तेज कर देते हैं तो क्या होगा बेटा, अगर वो अपनी स्पीड तेज करते हैं तो घूमते और स्पीड बढ़ेगी, तो और ऊपर जाएंगे और ऊपर से गिर जाएंगे, राइट। अगर वो अपनी स्पीड को स्लो कर लें तो क्या होगा, वो घूमते नीचे आ जाएंगे। इतनी बात समझ आई तुम्हें, ठीक है। अगर
अगर किसी बाइक को चलाते वाले को उतरना है तो वो क्या करेगा, वो उल्टी डायरेक्शन में चलाना तो स्टार्ट नहीं कर देगा, फिर नीचे तो जाएगा पर एकदम जाएगा, फिर ऊपर भी जाएगा, राइट। तो उसे अगर क्या करना है, स्पीड को स्लो करना है, वो नीचे स्पीड बढ़ेगी तो क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। और ये सारा खेल किसका है, एंगुलर मोमेंटम का। और उसका एंगुलर मोमेंटम कितना है, उसका एंगुलर मोमेंटम है बेटा nh/2π। सो देखो अब हम ये डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन के लिए, सेम इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन भी तो नीचे गिर जाना चाहिए था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे को अट्रैक्ट तो कर रहे हैं, लेकिन गिर क्यों नहीं रहा, क्योंकि ये भी क्या हो रहा है, फिक्स स्पीड से बहुत तेज घूम रहा है, इसलिए वो गिर नहीं रहा। और वो फिक्स स्पीड क्या है, वो फिक्स एंगुलर मोमेंटम क्या है, वो है nh/2π। n यानी कि किसी भी शेल के लिए बात कर लो, 1 2 3 4 जो डालोगे यहां पर डाल देना, और सिंपल तुम्हारे पास इसके लिए रिलेशन आ गया। तो उसकी जो एंगुलर मोमेंटम है कितना है, nh/2π। अब जरा थोड़ी कंफ्यूजन है, तो m क्या है, मास, v क्या है, वेलोसिटी, r क्या है बेटा, रेडियस, कितनी रेडियस के अंदर घूम रहा है, बड़े वाली शेल में, छोटे वाली शेल में, h क्या है बेटा, प्लैंक कांस्टेंट, n क्या है, शेल नंबर की कौन सी शेल के अंदर वो रिवॉल्व कर रहे हैं। ये 2π क्यों है यहाँ पर, अरे भाई एंगल कितना होता है टोटल, 2π ना, 2π के अंदर वो क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। होप आपको ये वाली बात समझ आ गई होगी, और आपको पता चल गया होगी मौत के कुएं में इंसान क्यों नहीं गिरता और इलेक्ट्रॉन अंदर क्यों नहीं गिरता, क्योंकि उसके अंदर क्या है, फिक्स्ड एंगुलर मोमेंटम। सो हमने ये वाला पॉइंट पढ़ लिया। अब देखो, अब हम कहते हैं कि सपोज कर लो इस शेल से उसको ऊपर वाली शेल पे जाना है। अब एक बाइक वाला ना सिर्फ नीचे वाली शेल के अंदर घूम रहा था, थोड़ा सा नीचे घूम रहा था, और बहुत ऊपर तक है, अभी वो नीचे ही घूम रहा है, ऊपर क्यों नहीं जा पा रहा, क्योंकि एक्स्ट्रा एनर्जी उसने नहीं दी। जैसे ही वो अपनी स्पीड बढ़ाएगा, वो क्या करते, घूमते और ऊपर चला जाएगा, और उसे वहां जाकर रोकनी पड़ेगी और नहीं बढ़ानी, क्योंकि और बढ़ा ले तो बाहर गिर जाएगा, राइट। अब सिमिलर बात है, इलेक्ट्रॉन तो यही घूमता रहेगा, ये ऊपर कब तक नहीं जाएगा, जब तक एक्स्ट्रा एनर्जी इसको नहीं दी जाएगी। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन क्या था, E1 में घूम रहा था, हमने क्या करा, इसको एनर्जी दे दी hν, किसमें चला गया, ये E2 में, यानी कि दूसरी वाली शेल के अंदर चला गया। और एनर्जी दोगे तो किसमें चला जाएगा, E3 में, और एनर्जी दोगे तो किसमें चला जाएगा, E4 में, और एनर्जी दोगे तो नहीं, और एनर्जी हमने नहीं देनी। तो जरा ध्यान से देखते हैं, The electron will jump from low energy level to high energy level when required amount of energy is absorbed या फिर given। अगर रिक्वायर्ड अमाउंट की एनर्जी दे दी तो वो अगली शेल में जाएगा, अगर नहीं दी तो वही घूमता रहेगा। और सपोज करो उसने अपनी स्पीड स्लो कर ली, यानी कि एनर्जी थोड़ी सी बाहर निकल गई, राइट, उसने अपनी एनर्जी स्लो कर दी तो क्या हो जाएगा, घूमते नीचे वाली शेल में आ जाएगा। सिमिलरली यहां पर है। तो जरा मैं सबको सम अप कर देता हूं, ये तो हमने अच्छे से समझा है, लिखना कैसे है वो देख लो। अब देखो, इलेक्ट्रॉन विल जंप लोअर एनर्जी से हाई एनर्जी में जाना है। आपने क्रेजी बॉल देखी है, अगर क्रेजी बॉल को तुम गिरा दो तो यहीं घूमती रहेगी, अगर उसको ऊपर वाली शेल में जाना है तो एनर्जी देनी पड़ेगी। मैंने उसकी एनर्जी दी तो वो क्या हो गया, अगली शेल में चली गई, वहां घूमती रहेगी, राइट। अगर उससे अगली शेल में जाना है तो और एनर्जी देनी पड़ेगी, फिर वो वहां पर घूमती रहेगी। अब अगर वो ऊपर वाली नीचे वाली एनर्जी में ऊपर वाली शेल से नीचे वाली शेल में आता है तो एनर्जी क्या करेगा बेटा, वो एमिट करेगा, उस एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी। सिमिलरली बाइकर को क्या करना पड़ेगा, अपनी स्पीड यानी कि एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी, और वो आ जाएगा नीचे वाले शेल के अंदर। अब देखो हमने बोला कि इलेक्ट्रॉन E1 में घूम रहा था, अगर इसको E2 में भेजना है तो मैंने क्या दे दिया, इसको hν यानी कि सनलाइट दे दी, यानी कि एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन दे दी, और किसमें चला गया ये, E2 में। समझ आई बात आपको। तो E1 से E2 में कितने का डिफरेंस है, hν का, यही एनर्जी क्या होगी, देनी पड़ेगी। और अगर वो E2 से E1 में आएगा, यही एनर्जी क्या हो जाएगी, बाहर। देखो सपोज कर लो यहां से आ गया, इस शेल से आ गया इस पे, तो एनर्जी क्या हो जाएगी बेटा, एमिट हो जाएगी, जो एनर्जी इसने ली थी वही एनर्जी चली गई बाहर। तो होप आपको ये वाले पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। तो जरा मैं दोबारा समअप कर देता हूं, while revolving it neither emit energy nor absorb it, which is called ground state. Electron will jump lower to higher after absorbing energy, and when it come back to higher to lower, it will emit the energy. एनर्जी को क्या कर रहा है, वापस भेज देगा। तो आपको ये बात समझ आ गई होगी। सो एंगुलर मोमेंटम कितना होता है उसका, nh/2π। तो ये हमने सारा क्लियर कर लिया, बोहर मॉडल ऑफ एटम, और मुझे बताना जरूर कमेंट सेक्शन के अंदर कि कैसा पढ़ा है। नेक्स्ट है इसके बाद एडवांटेजेस, हमें फायदा क्या हुआ। सबसे पहले हमने क्या बता दिया, स्टेबिलिटी, जो हमने पहले ही डिस्कस कर ली। इट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस इज स्टेबलाइज्ड बाय एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हिच इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ nh/2π। जो मल्टीपल किसका है बेटा, nh/2π का। नेक्स्ट आता है इसके बाद, इट एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। लाइन स्पेक्ट्रम कैसे बताया, देखो बेटा, ये रेडिएशन यहां से निकल कर गई थी, जितनी एनर्जी इसने एब्जॉर्ब की थी उतनी एमिट की थी, राइट।
तो ये क्या है बेटा, लाइन स्पेक्ट्रम। बट यहां तो मैंने बेसिक बताया, अब अगले ही टॉपिक के अंदर इसी लाइन को मैं और ज्यादा इलेबोरेट करूंगा क्योंकि आपके सिलेबस का पार्ट है वो, तो अच्छे से डिस्कस करेंगे, उसमें भी क्वेश्चन आते हैं। हालांकि तुम्हें पता है यहां से रेडिएशन निकल कर गई है, पर मान के चलो भी नहीं पता, हम डिटेल में ही पढ़ेंगे इसको। नेक्स्ट, इन कैलकुलेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, अगर हमने फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन निकालनी है तो कैसे निकालोगे? सिंपल सी बात है, वही फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था E2, देखो E1 प्लस एच न्यू क्या बन गया था, H2 E2 सॉरी। अब यहां क्या करेंगे हम, E2 माइनस E1 कर लिया तो H न्यू आ गया। अगर खाली न्यू निकालना मैंने तो मैं क्या कर दूंगा, E2 माइनस E1 बाय H, तो मैं निकाल सकता हूं यहां से फ्रीक्वेंसी। और एक बार फ्रीक्वेंसी निकाल ली फिर तो तुम सब निकाल सकते हो, यानी कि उसकी वेवलेंथ भी निकाल डालोगे। नेक्स्ट है इसके बाद इन रेडियस कैलकुलेशन। बेटा देखो ये जो टॉपिक है या तो आपके कॉम्पिटेटिव में काम आएगा या आपके फिजिक्स में काम आएगा, केमिस्ट्री में तो ज्यादा काम नहीं आता, हालांकि तुम उसको पोस्टनेट्स के अंदर डाल सकते हो चाहो तो, पर मेरे पास ट्रिक है तो उसे जरा ध्यान से सीख लो, क्योंकि फिजिक्स में तो काम आएगा ही आएगा और कॉम्पिटेटिव पढ़ोगे तो काम आएगा ही आएगा। तो जरा देखते हैं इसको। मैंने इसे बोला रामू के, देखो जरा ध्यान से देखना, रामू के ना जी, देखो मैंने बोला ये आ गया रामू, ये आ गया NH ना जी, रामू के ना जी, 4 पाई, यानी कि 4 पाई समझते हो ना, वही जो उसको जो पहले के टाइम में जो खटिया भी बोलते थे, है ना, 4 पाई में ई जाली, मतलब ईश्वर को प्राप्त हुए। रामू के ना जी 4 पाई में ही जाली। अब देखो NH है तो मैंने क्या कर दिया, N स्क्वायर और H स्क्वायर कर दिया, Z 4 पाई स्क्वायर ME स्क्वायर कर दिया। तो Z क्या है हमारा एटॉमिक नंबर, H क्या है बेटा प्लैंक कांस्टेंट, M है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, E क्या है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। सो हम यहां से रेडियस कैलकुलेशन कर लेंगे। ये ट्रिक आपके काम आएगी फिजिक्स के अंदर या फिर कॉम्पिटिटिव के अंदर, जहां पर आपने रेडियस की कैलकुलेशन करनी होगी। तो चलते हैं हम इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पर। तो अब हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, जो कि बिल्कुल ही सिंपल टॉपिक है। मैं नहीं जानता यूट्यूब पर बच्चे मतलब अलग अलग वीडियो पर ट्रांजिशन देखकर इतना गंदे कमेंट क्यों करते हैं, समझ नहीं आता। लेकिन मैं तुम्हें एक बात की गारंटी देता हूं कि विद इन 1.5 मिनट 1.5 मिनट के अंदर मैं आपको सारा क्लियर कर दूंगा और यहाँ पर आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। वो अलग बात है, डेफिनेशन बताने के लिए टाइम जाएगा, लेकिन मेरी जो बात है वो विद इन 1.5 मिनट के अंदर आपको क्लियर हो जाएगी और आप लिख पाओगे एग्जाम के अंदर। देखो सिंपल सी बात, स्टार्टिंग कहां से करते हैं, ट्रांजिशन होता ही क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन को पढ़ने से पहले इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक शेल से दूसरी शेल पर जंप करता है। इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है तो इसलिए क्या बोल दिया, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन बोल दिया। अब एक बात हमने सुनी थी कि जब कोई लोअर एनर्जी से हाई एनर्जी पर जाता है तो उसे रेडिएशन को क्या करना पड़ेगा, एनर्जी को क्या करना पड़ेगा, एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, तभी वो ऊपर जा पाएगा। अगर वो ऊपर वाले से नीचे आकर गिरे तो एनर्जी क्या होती है, बाहर निकल जाएगी। सिमिलरली मैंने बोला ये n इज इक्वल टू 1 है, n इज इक्वल टू 2 है, n इज इक्वल टू 3 है, n इज इक्वल टू 4। चौथी शेल से आकर पहली शेल पर गिरा इलेक्ट्रॉन तो उसमें से क्या निकल जाएगी, रेडिएशन यानी कि एनर्जी निकल कर जाएगी बाहर। चौथी से गिरा अगर पहली पे तो इसमें से एनर्जी निकल कर जाएगी बाहर, राइट। इसे क्या बोल देंगे बेटा, हम ट्रांजिशन बोल देंगे। अब देखो अगर कोई पहली शेल पर आकर गिरता है तो उसे बोलते हैं लेमन सीरीज बोलते हैं। कौन सी सीरीज बोलते हैं बेटा, लेमन। अगर वो 8वीं से गिरे, 7वीं से गिरे, 5वीं से गिरे, 6ठी से गिरे, किससे भी गिरे, मैं कह रहा हूं आसमान से अगर गिरा पहली शेल पर तब भी क्या होगी, लेमन। मैंने बोला अंतरिक्ष से अगर गिरा पहली शेल पे तब भी क्या होगी, लेमन। अगर पहले पे गिर रहा है तो वो क्या हो गया, लेमन हो गया। अगर वो दूसरी शेल पर अगर गिरा कोई भी तो क्या बोल दिया उसे मैंने, बाल्मर। अगर कोई तीसरी शेल पर अगर गिरता तो क्या बोल दूंगा उसे, पाशन। कहां से, अरे कहीं से भी गिरे, आसमान से अगर गिर रहा है तब भी हमें फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। पर गिरना कहां चाहिए उसे, थर्ड शेल पे। स्वर्ग से भी अगर गिरेगा ना थर्ड पे तब भी क्या होगा, पाशन सीरीज होगी, राइट। अब देखो अगर फोर्थ पर अगर गिरता है तो उसे क्या बोल देंगे, ब्रैकेट। 5 पर गिरता है तो क्या बोल देंगे, पफंड। और सर अभी ये नाम कैसे याद करेंगे, तो उस नाम याद करने का हमने इंतजाम पहले ही कर दिया है। देखो उसको ऐसे याद रखेंगे हम, लो बीपी। अगर आपका लो बीपी है तो बढ़ाओ बीपी, ब्लड प्रेशर आपको बढ़ाना चाहिए, है ना। नमक वमक वाला पानी पियो, अपना ठीक हो जाएगा। और ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो +2 के अंदर आप पढ़ोगे कि ब्लड प्रेशर भी कैसे बढ़ जाता है। तो बहुत अच्छी चीज है। मैंने वीडियो अगर आप कहोगे तो मैं आपसे शेयर जरूर कर दूंगा, बट मजेदार टॉपिक नो डाउट है ये। अब जरा ध्यान से देखते हैं, एल बीपी, बीपी से याद कर लो कैसे, लो बीपी बढ़ाओ बीपी, है ना। तो एल से क्या होता है बेटा, देखो जरा, लेमन। बी से क्या होगा, बाल्मर। पी से क्या होगा, पाशन। डी से क्या होगा, ब्रैकेट। और पी से पफंड सीरीज। तो ये सारी सीरीज आपको ऐसे याद रखना है, कौन कौन सी, लेमन, बाल्मर, पाशन, ब्रैकेट और पफंड सीरीज। इन सब सीरीज को यहां से आप समझ सकते हो। तो
अगर पहली शेल पर गिरा तो लेमन, दूसरी पर गिरा तो बाल्मर, तीसरी पे गिरा तो पाश्चन, चौथी पे गिरा तो ब्रैकेट, पांचवी पे गिरा तो क्या बोल दिया, पफर्ड सीरीज बोल दिया। अब बता देता हूं, समझता हूं, नो डाउट आपको पता चल चुका होगा कि कैसे कर रहे हैं। अगर देखो दूसरी शेल पर अगर गिर रहा है तो क्या नाम दे दूंगा उसे मैं, बाल्मर, तीसरी पर पाश्चन, चौथी पे ब्रैकेट, पांचवी पे क्या बोल दिया उसे, पफर्ड सीरीज बोल दिया। होप आपको इस बात में कोई डाउट नहीं होगा। अब देखो जो पहले वाली सीरीज है वो है यूवी, लेमन क्या है बेटा, यूवी, ये खुद ही बता रहा है। पहले वाला तो अल्ट्रा वोलेट है, दूसरे वाला क्या है, सिर्फ विजिबल। यू के बाद ऐसे भी आता है, दूसरे नंबर पे क्या आ गया, विजिबल आ गया विजिबल, ठीक है। अगर इन्हें के हिसाब से क्वेश्चन पूछ ले ये कौन सी सीरीज के अंदर लाइक करता तो इसका आंसर दे पाओगे। ये कौन सी सीरीज में है, यूवी में, ये कौन सी सीरीज में है, बाल्मर में, ये कौन सी सीरीज में है, आईआर में, बाकी सब किस में है, आईआर आईआर आईआर। बस पहले वाला क्या है, यू, और दूसरे वाला क्या है, वी। यूवी से इसको याद कर लेना, बाकी इधर 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 आईआर 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 डन हो जाएगा। तो ये हमने यहां पर सीरीज पढ़ ली। अब इसको डिफाइन कैसे करना है, इसको लिखना कैसे है। लेमन सीरीज क्या होगी बेटा, इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल 2 4 3 4, इससे ऊपर जितने भी हो 2 4 2 3 4 5 6 किसी से भी जंप करे, किस पर, फर्स्ट एनर्जी लेवल पर, और प्रोड्यूस करता है ग्रुप ऑफ लाइंस, जिसको क्या बोलेंगे हम, लेमन सीरीज बोलेंगे। अगर वो दूसरे पे अगर गिरे तो क्या बोल देंगे, बाल्मर, अगर तीसरे पे अगर गिरे तो क्या बोल देंगे, पाश्चन। इसी तरह से आपने सबके लिए लिख लेना है। देखो हमने पाश्चन के लिए लिखा है, तुम ब्रैकेट के लिए लिख लेना। अगर वो जंप कहां करता है बेटा, फोर्थ पे, तो ब्रैकेट, पांचवें पे जंप करता है तो क्या बोल दिया, पफर्ड सीरीज। अब जरा क्वेश्चन का टाइप यहां पर देख लेते हैं। मैंने तुमसे क्वेश्चन पूछा, मैं एक बार इसको आप पोज करके लिख लीजिए, फिर मैं रब कर रहा हूं। हाँ जी, मैंने बोला इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम फिफ्थ शेल टू फर्स्ट शेल ऑफ एटम। द radiation emitted will lie in infrared, और दे सकते हैं यहां पर विजिबल, रेडियो वेव, या बोल दिया मैंने यूवी। तो किस में लाई करेगा, वो कौन से पे गिर रहा है, पहले पे, और पहले वाला क्या होता है, लेमन, यानी कि यूवी, तो यूवी से डन हो जाएगा। सो एक क्वेश्चन आपका यहां बन जाएगा। अगर मैं सिमिलरली क्वेश्चन बना दूं, वो गिर रहा है बेटा सेकंड शेल पर, कहीं से भी गिरे क्या फर्क पड़ता है, सेकंड शेल से, तो इसका आंसर क्या दोगे, यहां पर क्या आंसर आएगा, ए बी सी डी। क्या, अगर किस में गिर रहा है वो, सेकंड शेल में, सेकंड शेल वाला कौन सा होता है, विजिबल, यू के बाद क्या आता है, वी, यानी कि वो आ जाएगा विजिबल रीजन के अंदर। तो इसका आंसर आएगा बी, विजिबल। ठीक है। सिमिलरली अगर मैं थर्ड शेल बोल दूं तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, चाहे पाश्चन हो, चाहे ब्रैकेट हो, चाहे पफंड हो, तीनों में ही क्या आ जाएगा बेटा, वो आईआर। तो जरा एक क्वेश्चन ये बना दिया मैंने, दूसरा क्वेश्चन ये, थर्ड क्वेश्चन देख लो। अगर वो गिरता है, इट फॉल्स, पूरा क्वेश्चन लिखना बेटा, इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम फिफ्थ शेल टू फर्स्ट शेल। अब मैंने लिखा इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम फिफ्थ शेल टू थर्ड शेल। हाँ जी, तो इसकी रेडिएशन किस रीजन के अंदर होती है, क्या आंसर दोगे उसका, थर्ड शेल के अंदर गिर रहा है तो क्या हो गया, पाश्चन। बेटा थर्ड के बाद तो किसी पे भी गिरे, चाहे ब्रैकेट पे, चाहे पाश्चन पे, चाहे पफंड पे, किसी पे भी गिरे, तो कौन सा रीजन आ गया बेटा, ये ऑब्वियसली आ गया आईआर, यानी कि आंसर क्या हो गया तुम्हारा, ए, इस रीजन के अंदर। तो तीनों इसको आप नोट्स के अंदर नोट कर लेना, नहीं तो मैं नोट्स डाल दूंगा, वहां से आपको इसको नोट कर लेना है। होप आपको ये वाली बात समझ आ गई होगी, कौन से रीजन के अंदर वो लाई करता है। तो देखते हैं इसके बाद बोहर मॉडल की लिमिटेशन। सो हम चलेंगे बोहर मॉडल की लिमिटेशन की तरफ, जो कि बिल्कुल सिंपल है। हालांकि इसने काफी कुछ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। अगर मैं रदरफोर्ड इसको कंपेयर कर दूं तो इसने बड़ा कुछ हमें बताया है। तो जरा देखते हैं इन सब की तरफ। सबसे पहली कमी तो वही आ गई। देखो अभी हमने पढ़ा कि लाइन स्पेक्ट्रम के बारे में उसने क्या करा, कुछ रेडिएशन एमिट करती थी, जिनके बारे में इसने बताया भी हमें
लेकिन इसने बताया सिर्फ एक सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए। अगर सपोज कर लो जो एक इलेक्ट्रॉन नीचे आ रहा था उसकी बजाय 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे होते या 3 इलेक्ट्रॉन आ रहे होते, उनके बारे में इसने कुछ नहीं बताया। सो इसकी ये सब चीजें वहां पर फेल भी हुई थी। तो सिर्फ बता पाया कितने, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन के लिए। अगर मल्टी इलेक्ट्रॉन यानी कि मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन के बोलूं तो ये क्या हो जाता है, फेल। इट कैनॉट एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम बट ओनली एक्सप्लेन फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन लाइक हाइड्रोजन या फिर हीलियम प्लस। ये हीलियम प्लस का कैसे दिखा देगा, अरे हीलियम पे 2 इलेक्ट्रॉन थे, प्लस आ गया तो यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया, तो क्या बन गया, हीलियम पे भी कितना आ गया, 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसको एक्सप्लेन कर देगा। लेकिन किसके लिए कर पाएगा, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन के लिए। उससे ज्यादा हुए तो एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। तो नेक्स्ट है इसके बाद, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द एबिलिटी ऑफ एटम टू फॉर्म मॉलिक्यूल, बॉन्ड फॉर्मेशन एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल। इसलिए ना तो ये बताया कि वो बॉन्ड बनाते कैसे हैं और बनाते क्यों हैं, और ना इसने ये बताया कि शेप ऑफ मॉलिक्यूल क्या मिलने वाली है। तो इन सब फैक्टर को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इट कुड नॉट एक्सप्लेन जीमन एंड स्टार्क इफेक्ट। ये जीमन और स्टार्क जो इफेक्ट है ये फिजिक्स के टर्म्स है कहीं ना कहीं, लेकिन आजकल एग्जाम्स के अंदर इसको पूछ लेते हैं। तो हम तो कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल सिंपल सिंपल सी चीजें मैं बता देता हूं यहाँ पर जीमन और स्टार्क इफेक्ट होता ही क्या है। देखो बेटा, आपने प्रिज्म देखा होगा, जब प्रिज्म के अंदर से हम लाइट पास करते हैं, जो कि अगला टॉपिक भी है हमारा, बट चलो यहाँ पर इसको समझ के देखते हैं। मैंने प्रिज्म के अंदर से लाइट पास करी तो 7 कंपोनेंट के अंदर वो स्प्लिट हो गया, राइट, अलग अलग कंपोनेंट में स्प्लिट हो गया, यानी कि विबग्योर बन गया वो। तो ये स्प्लिटिंग कब हो रही है, जब प्रिज्म से पास कर रहे हैं, ये तो बात ठीक थी। लेकिन कुछ इसी तरह की स्प्लिटिंग, कुछ इसी तरह की, मैं लाइट की बात नहीं कर रहा, वैसे कोई भी स्पेक्ट्रल लाइन की बात कर रहा हूं, द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रम लाइंस इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्यों हो रहा है, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों हो रहा है, इन बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि जब मैं किसी स्पेक्ट्रल लाइन को पास करता हूं मैग्नेटिक फील्ड तो स्प्लिट क्यों हो जाते हैं, जब मैं पास करता हूं इसको इलेक्ट्रिक फील्ड तो स्प्लिट क्यों हो जाते हैं। इनको बोल देंगे जीमन एंड स्टार्क इफेक्ट, जो कि प्योरली टॉपिक आपका मिलेगा फिजिक्स का। लेकिन यहां पर सिर्फ डेफिनेशन 1 नंबर की कभी कभी पूछी जा सकती है, तो मैं नहीं चाहूंगा कि आपका आधा भी नंबर कटे, तो फिर भी 1 नंबर का आएगा। तो जरा ध्यान से इसको देख लेना और इंपॉर्टेंट भी मार्क कर लेना, क्योंकि आजकल टीचर पूछ रहे हैं जीमन इफेक्ट क्या होता है और स्टार्क इफेक्ट क्या होता है, राइट। जीमन में क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ठीक है, जीमन, देखो जब जी और मन दोनों ही इस पे यहां पर ही है, तो मैंने क्या बोल दिया, जब जेड कब आता है बेटा, जब मैग्नेटिक फील्ड हो, और स्टार के लिए क्या आता है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो Z से आपको एम को यहाँ पर याद करना आपके लिए आसान हो जाएगा जीमन से, क्योंकि यहाँ पर एम खुद ब खुद आ रहा है, तो ये खुद बता रहा है कि मैं मैग्नेटिक फील्ड के लिए बात कर रहा हूँ। तो मैग्नेटिक फील्ड में स्प्लिट होता है अगर, तो क्या हो गया, जीमन। इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो क्या हो जाएगा, स्टार्क। बोहर मॉडल ने क्या दिया था, 2D मॉडल दिया था हमें, लेकिन बाद में खुद ही 3D मॉडल किसने दे दिया, बोहर ने। लेकिन उस समय की क्या हो गई, ये लिमिटेशन हो गई थी, क्योंकि उस समय वो फ्लैट मॉडल था, कुछ उसके 3D रिप्रेजेंटेशन उसमें नहीं दी थी। नेक्स्ट, it cannot explain de Broglie concept of dual nature and Heisenberg uncertainty principle। ये इसने नहीं बताया, लेकिन मैं ये बताऊंगा अगले ही लेक्चर में, क्योंकि ये दोनों अगले टॉपिक है जो आपने पढ़ने हैं, तो इसने इनको भी नहीं बताया था। होप आपके सारे लिमिटेशन कवर हो गए होगी। मैं फिर एक बार फिर सम अप कर देता हूँ। लाइन स्पेक्ट्रा सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए बताया, दूसरी बात बॉन्ड कैसे बनेगी, क्यों बनेगी, उसकी शेप कैसे होगी, कुछ नहीं बताया, सिर्फ एटम के बारे में बता के चले गए। नेक्स्ट इसके बाद जीमन और स्टार्क इफेक्ट, यानी कि स्प्लिटिंग कैसे हो रही है और क्यों हो रही है, ये बात इसने नहीं बताई। नेक्स्ट इसके बाद स्प्लिटिंग ऑफ बोहर गिव फ्लैट मॉडल, इसने क्या मॉडल दिया, 2D, 3D मॉडल नहीं दिया। अगली बात, इन्हें डी ब्रोगली एक्सप्लेन नहीं करा और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को एक्सप्लेन नहीं किया, और हमने भी आपको एक्सप्लेन अभी नहीं किया, क्योंकि ये दोनों खुद ब खुद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इनके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी मिलेंगे और ये हमने बड़े डिटेल में पढ़ने हैं अगले ही टॉपिक के अंदर। सो थैंक यू सो मच, एंड आपने रिव्यू देना मत भूलना कि इस बोर्ड पर बेटर था या ग्रीन बोर्ड पर बेटर है। थैंक यू।